राफेल विमान का पहला जत्था कुछ ही घंटों में पहुंचेगा भारत। सफर के दौरान हवा में ही भरा गया ईंधन। अंबाला एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे सभी विमान। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सीएम गहलोत ने की कैबिनेट बैठक में सत्र बुलाने का प्रस्ताव हुआ पास। साथ ही राज्यपाल को फिर भेजा गया सत्र बुलाने का प्रस्ताव। राजस्थान के राजनीतिक संकट को लेकर बसपा और कांग्रेस आमने सामने। प्रियंका ने कहा, बसपा को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता करार करें। राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप के रूप में 5 राफेल फ्रांस से भारत के लिए कल ही रवाना हो गए हैं। अब कुछ ही घंटों में भारत की सरजमीन पर राफेल लैंड करेगा। राफेल का स्वागत करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। भारत आने के बाद राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। चीन के साथ जब सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे वक्त में भारतीय सेना की शक्ति और भी मजबूत होने वाली है। जिस लड़ाकू विमान का काफी वक्त से इंतजार था, वो राफेल विमान अब बस चंद घंटों की दूरी पर है। फ्रांस से हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप बुधवार सुबह भारत पहुंचेगी। सोमवार को सभी 5 विमान फ्रांस से रवाना हुए। 7 घंटों का सफर करके यूएई पहुंचे और फिर वहां से भारत के लिए रवाना। वहीं राफेल के लिए अंबाला एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। इस लड़ाकू विमान के लिए एयरबेस विशेष प्रतिबंध किए गए हैं। राफेल के आने से चीन को चुनौती तो पाक की नापाक हरकतों पर नजर रहेगी। राफेल की अंबाला एयरबेस पर तैनाती से एयरफोर्स ही नहीं, सैन्य शक्ति में भी इजाफा होगा। गोल्डन एरो को देश में राफेल की पहली स्क्वाड्रन होने का गौरव मिला है। चलिए बताते हैं कि अंबाला एयरबेस को क्यों चुना गया। वायुसेना की 17 नंबर स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन को 1991 में अंबाला में ही तैयार किया गया था। उस समय इसे हावर्ड एयरक्राफ्ट से लैस किया गया था। बाद में इसे वैम्पायर और हंटर एयरक्राफ्ट दिए गए। 1975 में इसे उस समय के सबसे आधुनिक मिग-21 एयरक्राफ्ट दिए गए, जो अब तक इस स्क्वाड्रन की शान रहे। गोल्डन एरो ने 1965 और 1971 के युद्धों में अपने जौहर दिखाए थे। यहाँ तक कि कारगिल युद्ध के दौरान यह स्क्वाड्रन भटिंडा में तैनात थी। भारत पाक के बीच 1965 और 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाने में अंबाला एयरबेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अप्रैल 1938 में स्टेशन हेडक्वार्टर से शुरुआत हुई थी। वर्ष 1991 से 1954 के बीच एयरफोर्स में 307 विंग की तैनाती की गई थी। कुछ समय बाद 7 विंग स्थापित की गई, जो अभी भी मौजूद है। गौरतलब है कि मई महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद चल रहा है। इस बीच राफेल की पहली खेप की तैनाती अंबाला में ही की जा रही है, जो कि चीन बॉर्डर से 300 किलोमीटर है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर एक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान का सियासी दंगल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से होते हुए अब ये दंगल राज्यपाल बना मुख्यमंत्री हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा। और ये तीसरी बार है जब ये प्रस्ताव रखा गया है और राज्यपाल को भेजा गया है। देखें ये रिपोर्ट। राजस्थान में राज्यपाल बनाम सरकार के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल से अपील की गई है कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होती है, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। कैबिनेट बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से उठाई गई 3 आपत्तियों पर मंथन हुआ। विधानसभा सत्र बुलाने की गहलोत सरकार की मांग पर राज्यपाल ने इन 3 बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने की बात कही है। वहीं गहलोत 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाहते हैं। गवर्नर ने दूसरी बात पूछी है कि यदि आप बहुमत साबित करना चाहते हैं तो लिखित में बताइए कि विश्वास मत के लिए सदन का सत्र बुलाना है। राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण से उपजे हालात को लेकर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने गहलोत सरकार से पूछा है कि विधानसभा में कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाएगा। 200 विधायकों और 1000 कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। प्रदेश में लगातार गहराते जा रहे सियासी संकट का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस मसले को लेकर करीब 15 दिन पहले सीएमआर में हुई विधायक दल की बैठक के बाद या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हुए अब विधानसभा सत्र को आहूत करने को लेकर राजभवन और सरकार के टकराव में तब्दील हो चुका है। विधानसभा सत्र बोलने की राज्य सरकार की मांग के बाद राजभवन और सरकार के बीच पत्रावली संवाद चल रहा है। राज्य सरकार की इस मांग पर विचार करते हुए राजभवन ने विधानसभा सत्र को आहूत करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं।
राजस्थान के राजनीतिक संकट को लेकर बसपा और कांग्रेस इस समय आमने सामने है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर सीधा वार किया तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसपा पर वार करते हुए कहा है कि बसपा को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता करार कर देना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में जारी सियासी दंगल में अब कांग्रेस बनाम बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई है। मंगलवार सुबह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है और एक बार फिर बसपा को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ता ने बीजेपी की मदद करने के लिए व्हिप जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। मंगलवार सुबह ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। मायावती की ओर से कहा गया कि कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया है और धोखे से ही बसपा के विधायकों को अपनी ओर किया है। बसपा की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है तो इसके लिए अशोक गहलोत ही जिम्मेदार होंगे। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती के बीच इससे पहले भी इस तरह ट्विटर वॉर छिड़ चुकी है। प्रियंका लगातार बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता बताती आई हैं। देश में कोरोना के मामले डेली नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इतनी कोशिशों के बाद भी नए केसेस में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली और मुंबई में कम केसेस देखे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के मामले नित नए और डराने वाले रिकॉर्ड बना रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी हर रोज नए केस बढ़ रहे हैं। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में कोविड-19 के मामले 45 से 50 हजार के बीच आए हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 47,703 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,83,156 पहुंच गई है। वहीं इस दौरान 654 लोगों की मौत हुई और कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 33,425 हो चुकी है। वहीं अब तक 9,52,743 लोग इस खतरनाक वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। पहले बात दिल्ली की करते हैं। देश की राजधानी में पहली बार कोरोना के कम मामलों ने राहत दी है। 2 दिन के आंकड़ों को एक साथ देखें तो बदलाव साफ दिखेगा। 23 जून को दिल्ली में नए केस की तादाद 3,947 थी। एक महीने से ज्यादा वक्त के बाद सोमवार यानी 27 जुलाई को नए केस की तादाद रही सिर्फ 613। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हालात काबू में आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोरोना वायरस रिकवरी रेट 88% के करीब पहुंच चुकी है। इस बीच मुंबई में भी रोजाना नए केस घट रहे हैं। महाराष्ट्र के कुल केस में मुंबई की हिस्सेदारी घट रही है। सोमवार को मुंबई में नए कोरोना केस 1021 दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में कुल केस 3,83,723 हैं। इनमें मुंबई का हिस्सा 1,10,000 के करीब है। यह हिस्सेदारी करीब 29% है, जबकि अप्रैल के आखिर में महाराष्ट्र के 67% मामले सिर्फ मुंबई से थे। यानी मुंबई में भी हालात काबू में आने लगे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बस दुनिया को इंतजार है तो वो है इसकी वैक्सीन। पहले ही कोरोना वायरस से परेशान अब मुंबई भारी बारिश से परेशान है। मुंबई के कई हिस्सों में काफी जलभराव हो गया है और बीएमसी ने कहा है कि अब आप सभी सावधान रहें। तो वहीं बिहार में भी बाढ़ से लोग काफी परेशान हैं और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया है। देखेंगे रिपोर्ट। कोरोना महामारी से करा रही मुंबई को अब मौसम की मार भी झेलनी पड़ रही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मंगलवार सुबह से ही मुंबई के कई इलाकों में तेज तो कहीं पर हल्की बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर भारी पानी के कारण यातायात की आवाजाही में खासी दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही पैदल चलने वाले राहगीरों को भी काफी कठिनाई आ रही है। सोमवार को भी पूरे दिन शहर के अलावा पूर्वी और पश्चिमी उपनगर में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। बारिश ने मुंबईकर्स का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। बरसात को देखते हुए बीएमसी ने लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों को समुद्र तटों पर न जाने की अपील की गई है।
साथ ही जलजमाव वाले इलाकों में भी जाने से बचने का निर्देश दिया गया है। वहीं बिहार में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 11 जिलों के करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सड़कें पानी में पूरी तरह गायब हैं। घरों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर राहत अभियान चलाया जा रहा है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और कार्यकर्ता नाव के सहारे लोगों तक पहुंचकर राहत पहुंचाने का काम तेजी से कर रहे हैं और लोगों को हर जरूरतमंद सामान मुहैया करा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इसके बाद भी फैंस का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फैंस लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में नेता भी फैंस के साथ जुड़ने लगे हैं। उन्होंने भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की अपील की है। देखें ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां सुशांत के फैंस लगातार मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों ने भी जोर डालना शुरू कर दिया है। सोमवार को बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने उद्धव ठाकरे से खुदकुशी के 43 दिन बाद एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर सवाल किया। तो वहीं अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद कंगना रनौत समेत कई सेलेब बॉलीवुड में नेपोटिज्म, मूवी माफिया और गुटबाजी पर अपना पक्ष रख रहे हैं। एक्टर रणवीर शौरी ने ट्विटर के जरिए बॉलीवुड में चल रहे गैंग पर निशाना साधा। गैंग अनिवार्य रूप से कुछ शक्तिशाली, भ्रष्ट, चालाक बुड्ढों और कुछ दूसरी पीढ़ी के युवा प्रोड्यूसर का परस्पर लाभकारी गठबंधन है, जिन्हें फिल्म साम्राज्य विरासत में मिले हैं। उनका उद्देश्य बॉलीवुड व्यवस्था के शीर्ष पर कंट्रोल करना है। वहीं इस मामले में पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। महेश भट्ट के बाद सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुंबई पुलिस बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक करण जौहर से पूछताछ करेगी। करण जौहर से पूछताछ इस हफ्ते के अंत तक की जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.